गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, कुछ उसमें कमियां थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, जैसे कि हम ज़्यादा पूंजी कैपिटल का ज़्यादा रोल नहीं था उसमें, कम लिमिटेड थे वो सब, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी लैग थी। ठीक है, रिस्क मतलब पूरी उनको ही देखनी पड़ रही थी एक ही पर्सन को। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो आया हमारे माइंड में कि हम एक मिल के पार्टनरशिप करते हैं 2-4 लोग, ताकि हम जो भी प्रॉफिट करें शेयरिंग उसको शेयरिंग कर लें, और जो हमें रिस्क है वो भी हमारी आपस में बियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ ओनली मेड बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिवली फॉर ऑल। इसमें क्या होता है, कुछ 2-4 लोग, मिनिमम 2 लोग इसमें होने चाहिए। वो क्या है, अपने म्यूचुअली जो है अंडरस्टैंडिंग से ज्वाइन, अपने आप में ज्वाइन हो जाते हैं कि हम एक बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और इस तरह से हम अपना उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे जितनी जितनी कैपिटल हम ला सकते हैं। और इसमें से क्या है, कुछ पार्टनर जैसे कि नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो वो अपना कैपिटल ले आएंगे और 1 पर्सन या 2 पर्सन उसमें क्या पूरा डे टू डे एक्टिविटी देखेंगे और वो एक्टिवली उसको संभालेंगे, और 1 पर्सन है जो अपना सारा शेयरिंग जो है उसको देखेगा, लेकिन वो चलो एक्टिवली नहीं है, लेकिन वो सारे कर सकते हैं, या फिर कोई एक है उसके बिहाफ में सारा बिजनेस देख सकता है। ये इसका मतलब ये है। दिस फॉर्म ऑफ द बिजनेस स्टार्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। जितनी प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटरशिप देखिए आपने डीमेरिट्स में, ठीक है, जैसे लिमिटेड लाइफ है उसकी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ थी, लिमिटेड जो मैनेजर स्किल थी, इन सबको जो प्रॉब्लम थी उन सबसे पार्टनरशिप में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप तभी होगी जब मिनिमम 2 पर्सन इसमें रहेंगे। फिर क्या है, इसके फ्यूचर्स देख लेते हैं कि क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, फॉर्मेशन ईजी है। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस इज स्टेबलाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस में फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें ये जो प्रोविज़न है पार्टनरशिप एक्ट का, इसके अकॉर्डिंग कुछ डीड बनानी है या कुछ, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकती है, कर लें तो मस्ट है, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें कि हम इसी एक्ट के अनुसार इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें, स्थापित करें या फिर इसको ओपन करें। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक बार फिर से हम इसको एक बार रिविजन्स के तौर पे पढ़ लेते हैं। एक बार पार्टनरशिप जो होती है वो 2 लोगों के बीच में कम से कम होती है। ठीक है, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम लिखत पढ़ करके हम बिज़नेस शुरू करें अपना। अगर हम करते हैं, है ना, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, मतलब उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, कौन कौन पार्टनर है, क्या बिज़नेस है, किस लोकेलिटी में बिज़नेस है, और क्या हमारा शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो रहेगा। ठीक है, और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं इस कंपनी ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसके तहत, तो हमारा वेल एंड गुड फ्यूचर तक के लिए हम सेफ़ हो जाएंगे और हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से हम रन कर सकते हैं। लेकिन हम वर्बली, हम खाली अपने आपस में ही ओरली हम इसको कर लेते हैं, तब भी ये ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये इसका नुकसान है और फ़ायदा है। तो ओवरऑल हम इन सब चीज़ों को ही इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप ये देख लीजिए। तो फॉर्मेशन तो इजी है, क्योंकि इसमें कोई ये मस्ट तो है, लेकिन कंपल्सन नहीं है कि आपको इस एक्ट के अनुसार ही अपनी जो पार्टनरशिप डील है वो फॉर्मेट करनी है। तो फॉर्मेशन हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी देखिए बच्चों, द लायबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। देखिए उसमें भी अनलिमिटेड थी, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, और इसमें भी अनलिमिटेड है। तो आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टर्म को पहले समझ लेते हैं। अनलिमिटेड ये है कि सपोज़ करो हमने 5 लाख से बिज़नेस शुरू किया, लेकिन बिज़नेस इतना रन नहीं हुआ और हम उसको बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो हमारा सामान है, एसेट्स वगैरह है, या करंट जो हमारी जो एसेट्स हैं, उन सबको सेल आउट करके सारा हिसाब लगा के भी हमारे 4 लाख का जो है उसका वो डेप्ट जो है वो दे पा रहे हैं, 1 लाख का कम पड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे, हम अपने पर्सनल अकाउंट से उसको भरपाई करेंगे पार्टनर्स। ठीक है, अगर मान लो उसमें से एक पार्टनर वीक है ना फाइनेंशियली, और वो उसको नहीं दे पा रहा है, तो वो कहेगा यार तू कर दे अभी, बाद में फिर मैं तेरे को दे दूंगा। तो इस तरह से क्या है कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, उनके पर्सनल अकाउंट्स हैं, उनकी जो पर्सनल
गोल्ड वगैरह है, कैश है, वो सब भी इसमें लाइबल होता है। इसलिए इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड कहलाती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है, ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें भी जो ज़्यादा थोड़ा पैसे वाला है उसको एट ए टाइम मार्केट का जो डेप्ट्स है उसको चुकाना ही पड़ता है। बाद में वो आपस में चाहे पार्टनर उसको दे के ओवरकम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो ये पूरा इसको मार्केट का निपटारा करना ही पड़ता है। देखिए फिर द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल टू पे द डेप्ट्स। ठीक है, जो मैंने बोला डेप्ट्स को देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअली दें या फिर कलेक्टिवली दें, सारे मिलके दें या फिर उसमें से कोई एक या दो सक्षम है तो वो दें ऑफ द फर्म। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू pay back the debt, then the creditors can have claim over the partnership, can claim over the personal property of the partners also। तो जो बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपकी फर्म से जुड़े हुए हैं, आपसे लेन देन करते हैं, वो आप पे क्लेम कर सकते हैं अगर आपने उनका पैसा वापस नहीं किया तो जो मैंने आपको एक शॉर्ट में व्यू बताया था ये वैसा ही है पूरा कि आपकी जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। आप अगर आपका डेप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, तो आपकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें शामिल हो जाएंगी उस डेप्ट को चुकाने के लिए। फिर देखिए रिस्क बियरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो इज़ प्रिस्क्राइब इन द एग्रीमेंट। जिस रेशियो अगर हमारे जो डिड बनाई है अगर हमने और उसमें रेशियो प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है तो उस रेशियो में वो अपना एग्रीमेंट जो किया है उसमें अपना प्रॉफिट और जो प्रॉफिट है और लॉस है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, फिर है इन केस नॉट रेशियो इज स्पेसिफाइड, ठीक है, इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। अगर आपने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाई है कि किस रेशियो में हम प्रॉफिट एंड जो रिस्क है वो शेयर करेंगे तो फिर इक्वली सारे पार्टनर्स में वो होगा। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर है तो जितना प्रॉफिट होगा वो इक्वली बढ़ जाएगा तीनों में, है ना, और अगर 2 है तो दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो एग्रीमेंट में अगर एब्सेंट है उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। जो भी डिसीजन होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सारा डिसीजन एक ही ऑनर का था, लेकिन इसमें सभी ऑनर हैं तो सबका डिसीजन को साथ में लेके हम एक फाइनल डिसीजन जब कंसर्न होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि हाँ ये काम हमें इस तरह से करना है। और सारे ही पार्टनर अलाउ है किसमें, मैनेज करने में पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी को। ऐसा नहीं है कि 2 पार्टनर करेंगे 2 पार्टनर नहीं करेंगे, अगर 2 हैं 4 हैं 5 है सारे ही लाइबल हैं कि मैनेज करें अपने पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, फिर देखिए जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरिड on by 1 or 2 partners, whereas for core decisions all the partners are taken decisions। देखिए ये हो सकता है कि मान लो 4 पार्टनर्स हैं कंपनी के पार्टनरशिप बिजनेस में, कंपनी नहीं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरिड ऑन बाय 1 और 2 पार्टनर्स। ठीक है, मान लो 2 पार्टनर्स कहीं बाहर रहते हैं, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते हैं, तब 2 पार्टनर जो यहाँ रहते हैं लोकेलिटी में वो उस बिज़नेस को संभालेंगे। वेयर एज फॉर कोर मीन्स इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे CORE, कोर मीन्स इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, कुछ फैसला होगा तो ऑल द पार्टनर्स आर टेकन डिसीजन, तो सारे ही पार्टनर उसमें डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि जो 2 जो पार्टनर हैं जो डे टू डे सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं वही उसमें कोर डिसीजन लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। सारे ही 4 है तो 4, 5 है तो 5, सारे ही पार्टनर उसमें डिसीजन लेंगे। एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज़ कैरिड ऑन बाय 1 और 2 पार्टनर्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है देखने में आ सकता है कि जो जनरल जो रूटीन है हमारा पार्टनरशिप फर्म का कि 5 पार्टनर है 4 है वो सारे फर्म पे नहीं बैठते, लेकिन 2 या 1 जो है पूरा कैरी करते हैं, जो परचेजिंग है, सेलिंग है, सर्विस जो भी उनका बिजनेस है। वेयर एज फॉर कोर डिसीजन, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें कि जब कोर डिसीजन होगा दैट मीन्स इंपॉर्टेंट डिसीजन फर्म के बिहाफ पे लिया जाएगा तो सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेंगे। ऑल द पार्टनर्स आर टेकन डिसीजन, नॉट फॉर 1 और 2। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी देखिए, कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड
अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये कंटिन्यू जो है ऑनरशिप जो बिज़नेस था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस था, जो सिंगल मैन बिज़नेस था, उसमें तो क्या था कि अगर उसको कुछ हो गया तो क्या बिज़नेस उसका ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने कैसे डील डिसाइड की है। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर अगर एब्सेंट है, नहीं करना चाह रहा, तो 2 पार्टनर फिर उसको रन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरह से उसको डील करते हैं। कंटिन्यूटी इसमें ये नहीं कि बंद हो जाएगी। ठीक है, या एक पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर वो कुछ और काम से अनसाउंडेड माइंड हो गया, ठीक है, या फिर उसका कुछ नेचर चेंज हो गया, तो वो उससे हटना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फर्म है पार्टनरशिप बंद हो जाए। आप जो 2 पार्टनर बचे हैं, रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे पार्टनरशिप बिजनेस में। मैंने स्टार्टिंग में बताया मिनिमम 2 पार्टनर्स। ये कौन बताता है हमें? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 है तो फिर सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही हो जाएगा ना वो, तो मिनिमम 2 चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितने चाहिए? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 464। ठीक है, जो कंपनी एक्ट है 2013, उसका जो एक सेक्शन है 464, उसके अकॉर्डिंग 100 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। उसी प्रकार उसी कंपनी एक्ट 2014 जो है, उसका रूल नंबर 10 है, उसमें कहा है कि 50 पार्टनर होने चाहिए। देखिए आपकी जो बुक है इसमें भी यही मेंशन है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म इज़ 2। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें स्टार्ट करने के 2 पर्सन चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है और किसका आंसर देना है। मिनिमम 2 पर मैक्सिमम अगर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 464 है, तब हमें 100 बोलना होगा। और सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एज पर रूल 10, जो रूल 10 है ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, अगर ये मेंशन है तो हमें एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कैन बी 50। तो ये जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लें, इतना सा पॉइंट, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी बुक में भी है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें कंफ्यूज ना करें। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम जब आएगा, मैक्सिमम जब बोला जाएगा, तब एक तो कंपनी एक्ट के थ्रू होगा सेक्शन 464, इसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए बच्चों। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रूल है 10 ऑफ द कंपनी एक्ट, ठीक है, 2014, इसके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए बच्चों? 50। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, देखिए, आफ्टर 50 पार्टनर्स इट बिकम्स कंपनी। अगर 50 पार्टनर से ज़्यादा होंगे, ठीक है, इतने लोग क्या ही करेंगे, है ना, पार्टनरशिप फर्म में, तो वो क्या बन जाएगी? कंपनी। इफ़ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब 100 और अदरवाइज 50, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया वो 100, जो मैंने आपको दिखाया बुक में NCERT में, और अदरवाइज 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464, ठीक है, जो हमने बुक में पढ़ा, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 100 है उसमें, एज पर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। नाउ द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ 50। अभी क्या लिमिट है? 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, ये इसकी जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है, इस तरह से आप इसको ध्यान रखें थोड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। बच्चों ये क्या होती है? देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम रीड करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि जो पार्टनर्स हैं, सपोज करिए ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है किसी फर्म के, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सारे ही प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मतलब सारे ही मालिक हैं। प्रिंसिपल मीन्स हियर ऑनर, ठीक है, सारे ही मालिक हैं और सारे ही एजेंट हैं। मान लो हमारा बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, रन नहीं कर रहा, तो मान लो A है, ठीक है, वो कह रहा है मेरी उस मार्केट उस एरिया में पकड़ है, मैं वहाँ अपना सामान बेच के आता हूँ, तो ये क्या बन गया? अपने ही फर्म का एजेंट, मतलब नौकर बन गया। ठीक है, और नौकर बन गया अगर ये, तो जैसे हम बाहर के लोग को अपॉइंट करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, तो इसको भी ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और ऐसे ही बाकी जो हैं इसमें B और C, ये भी सेम काम कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति प्रिंसिपल्स भी हैं, दैट मीन ऑनर भी हैं। अगर हमें प्रॉफिट लेना है या कोई डिसीजन लेना है तो तीनों मिलके लेंगे,
और अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, एजेंट है हम, तो एजेंट भी हम तीनों ही बन सकते हैं। देखिए जो पार्टनरशिप डीड हम करते हैं तो जिसको जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो कमीशन मिलना चाहिए वो मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है तो। लेकिन आपने ओरली जो पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश किया है तब इसको सैलरी और कमीशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये कोई आप पे दावा नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये फ़ायदा होता है पार्टनरशिप डीड बनाने का। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, मतलब वो म्यूचुअली अपनी एक एजेंसी बनी हुई होती है, दोनों रोल। इसलिए हम कहते हैं कि हियर पार्टनर प्लेइंग अ ड्यूल रोल, 2 रोल प्ले करते हैं पार्टनर। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, वो फर्म्स के भी क्या है, एजेंट है, और पार्टनर्स के भी एजेंट है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर लाइबल, दैट मीन्स बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। तो वो लाइबल हैं एक दूसरे के प्रति, अगर वो कोई काम करते हैं तो उसके लिए वो लाइबल हैं। म्यूचुअल एजेंसी इन अ पार्टनरशिप मीन्स दैट एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। मैंने बताया एजेंट मीन्स वो नौकर भी हैं और मालिक भी हैं। अगर उसके बिहाफ में कुछ काम करना पड़े फर्म को बढ़ाने के लिए, तो ये नहीं कि वो चेयर पे बैठे बैठे काम करेंगे, वो फील्ड में जाएंगे और उस चीज़ को बेचेंगे, करेंगे अपनी फर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम एजेंट रखते हैं ना, उसको कमीशन देते हैं, इस तरह से। ऑफ अदर पार्टनर्स फॉर द परचेज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो परचेज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो हम क्या करें, पर्पज़ ऑफ द कैरिंग द बिजनेस। तो हमारा जो बिजनेस है उसको कैरी करने के लिए हम दोनों काम कर सकते हैं, तभी ये बिजनेस जो है हमारा आगे तक बढ़ेगा। तो सबसे जो बड़ा इसका जो एक फीचर्स बोलिए पार्टनरशिप फर्म का क्या है, एक तो म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों किस तरह से म्यूचुअल एजेंसी, क्यों कहते हैं इसको पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि वो दोनों ही रोल प्ले करते हैं, पार्टनर, सारे ही पार्टनर। एक तो वो ओनर है, दैट मीन्स प्रिंसिपल है, और दूसरा वो एजेंट भी है, अपना सामान भी बेचते हैं। और क्या होता है कि जो मान लो ए है ना, ये एजेंट है, ये अपनी फर्म का सामान बेच रहा है, किसी एरिया में इसकी पकड़ है और अपने सामान को वहाँ जाके अपना सेल आउट कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी प्लस इसको कमीशन मिलेगा। तो सैलरी प्लस कमीशन मिलके क्या बन जाएगा, इसका रेम्यूनरेशन। ठीक है, दोनों मिलके इसके क्या बन जाएंगे, रेम्यूनरेशन। तो जो ये काम कर रहा है दूसरे फील्ड में ये भी कर सकता है, तीसरे फील्ड में ये भी कर सकता है। तो सारे ही अपनी जो फर्म है उसके एजेंट भी हैं और ऑनर भी हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं अब इसके मेरिट्स। ठीक है, ये हमने क्या पढ़े थे, फीचर्स। अब इसके मेरिट्स देखिए बच्चों, मेरिट्स मतलब एडवांटेज। ठीक है, ईजी टू फॉर्मेशन and closure. Registration of the partnership firm is not compulsory according to the Partnership Act 1932. It's optional. Business can be stabilized and closed with the consent of all the partners. ठीक है, कंसेंट होना ज़रूरी है सारे पार्टनर की। अगर पार्टनर चाह रहे हैं सारे पार्टनर कि बिज़नेस को हम क्लोज करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, और वो चाहेंगे कि हम इसको रन करेंगे आगे तक, तो ये रन करेगा बिज़नेस अपना। और इसमें कोई कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में कि हम इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं, दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड बनाएं। रिस्क शेयरिंग, ठीक है, इन द पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर शेयर द रिस्क। ठीक है, ऑल द पार्टनर शेयर द रिस्क इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने रिस्क और प्रॉफिट को बियर करते हैं। सिक्रेसी, दैट मीन्स सीक्रेट। ठीक है, उनके अकाउंट जो होते हैं, जब पार्टनरशिप डीड हमारी जो बनी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ईजी टू मेंटेन बिजनेस सिक्रेसी एज देयर इज़ नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल अकाउंट। हमारे जो अकाउंट हैं, ठीक है, पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, तो ये पब्लिक को शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका किसी को ज़्यादा उसमें इनरोल नहीं है, इसलिए सिक्रेसी यहाँ बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए ऑनरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक ही बंदा सारा काम करता है, तो क्या पता वो कभी डिसीजन किसी चीज़ में परफेक्ट ना हो लेने में, ठीक है, तो मिस्टेक हो सकती है ना, और उसका जुर्माना भी मतलब भरपाई करनी पड़ सकती है। बिज़नेस में कुछ जो मिस हैपनिंग कुछ है वो हो सकती है उसके डिसीजन से, रॉन्ग डिसीजन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सम एज डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर्स। 2 3 4 लोग मिले हुए हैं, सबका माइंड अलग अलग वर्क कर रहा है,
तो किसी फील्ड में कोई अच्छा है, किसी एरिया में डिसीजन में वो अच्छा है, तो हम मिलके क्या है उस डिसीजन को करेंगे, तो हमारे फ्यूचर्स में हमारे बिजनेस को जो है बेनिफिट होंगे। इसीलिए बैलेंस एक बना रहता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जैसे हम घर पे देख लीजिए, अगर 4 लोग मिलके कोई हमारे घर में फंक्शन है, ठीक है, हमारे घर में छोटा सा फंक्शन हमने रखा है और हम 4 लोग मिलके उसको लेते हैं कि क्या देना है, कैसे करना है, क्या टाइमिंग है, कितने लोगों को बुलाना है, तो सब मिलके करते हैं। तो क्या है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो हम उस पॉइंट को ले लेते हैं और सारा एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है, और हमारा काम बहुत अच्छे से वो हो जाता है। लेकिन एक ही बंदा है, किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या रिफ्रेशमेंट देना है, बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है, ठीक है, टाइमिंग क्या रखनी है, तो हो सकता है किसी को वो भूल जाए, कुछ अव्यवस्थित हो जाए, लेकिन 4-5 मिलके अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओनरशिप बिजनेस से इसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि 2-4 पार्टनर होते हैं, अपने अपने घर से अपनी कैपिटल लाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर दैन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विच इंक्रीज द स्कोप ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। तो ये लार्ज स्केल में बिजनेस कर सकते हैं, एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसकी तुलना में इसमें जो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो हमने देखा कि जो सेम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में थी अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि हमें घर तक का सामान ला के अपने डेप्ट को चुकाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ लॉसेस, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। इन केस ऑफ लॉसेज द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल, ठीक है। उनका जो अकाउंट है उसको सेटल करने के लिए उनकी पर्सनल जो है प्रॉपर्टी है वो भी उसके लिए लाना पड़ेगा उनको चुकाने के लिए। फिर है लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इज लिमिटेड ड्यू टू द restriction of number of partners, so partnership firm face problem of expansion beyond a specific size। एक स्पेसिफिक साइज़ ही उनका हो सकता है, क्योंकि फिर भी पार्टनर जो हैं उनके भी रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा तो उनके पास भी कैपिटल नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ पर्सनल भी उनको रखना पड़ता है, एक पोर्शन वो बिजनेस में लगाते हैं तो एक पोर्शन अपने घर के लिए भी रखते हैं, अपने फैमिली के लिए भी। तो इसीलिए बोला है कि क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस इज़ लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि हर पार्टनर इतना सक्षम नहीं होता कि वो सारी अपनी जो प्रॉपर्टी है या फिर कैपिटल है वो सारी बिजनेस में लगा दे, उसे कुछ फ्यूचर्स के लिए और कुछ अपनी फैमिली के लिए भी रिटेन करना पड़ता है। ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें कम है, कंपनी जो बिजनेस होता है, ठीक है, उसकी तुलना में यहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। सो पार्टनरशिप जो फर्म है फेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कम कर पाती है, ये इसका एक डिमेरिट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली है, दो लोग जहाँ होंगे लड़ाई झगड़े तो हो ही सकते हैं, उनके विचार कहीं कहीं मैच नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, ऑल द पार्टनर्स में हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है। इफ़ पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। अगर उनका एटीट्यूड कैसा है, रिजिड है कि बिल्कुल हम चेंज ही नहीं करेंगे, ये काम ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, तब क्या होता है, उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है और मे भी पार्टनरशिप बंद भी हो सकती है, क्योंकि फिर सबको ईगो टच होता है। तो ऑल द पार्टनर्स में हैव डिफरेंट ओपिनियन। अगर ओपिनियन तो ठीक है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक रिजिड जो एटीट्यूड होता है कि नहीं हमें ये काम ऐसे ही करना है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और मे भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ये इसका एक डिमेरिट्स है। फिर बच्चों नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाई द डेथ हो गई पार्टनर की, इंसॉल्वेंसी हो गई, दिवालिया हो गया, और द इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी वन पार्टनर, इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशंस, ठीक है, अगर वो बंद करना चाहता है, ऑफ द फर्म एनीथिंग ही डिसाइडेड सो, तो डिज़ायर सो, तो अगर वो जैसा डिज़ायर करते हैं तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 पार्टनर चाह रहे हैं, 3 पार्टनर चाह रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, हम समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होता है कि हमको पार्टनरशिप फर्म को बंद करना ही पड़ता है, क्योंकि किससे होता है इफेक्ट, डेथ हो गई,
ठीक है। सपोज को जिसकी डेथ हुई है वही एक्टिव पार्टनर था, उसको सारी नॉलेज थी फील्ड की, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या है, पूरा बिजनेस हैम्पर होगा, हम उसको प्रॉफिट में नहीं ले जा पाएंगे। दिवालिया हो गए किसी कारण से हम, ठीक है, इनकेपेबल हो गए, फिजिकली कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लॉन्ग टाइम के लिए बेड पे चले गए, तो फिर क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है हमारी लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो ऑल द फर्म्स ऑफ द फर्म एनी टाइम द डिजायर सो, इस तरह का ये पार्टनरशिप फर्म में हो जाता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Dishonest partners may enter into contract for personal benefit. In that case, all the partners will have to suffer the losses. तो बच्चों जो हमने बताया था कि वो एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। अगर इसी में से कोई पार्टनर, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो जाए अपनी पार्टनरशिप फर्म के प्रति, डिसऑनेस्ट तो कोई भी हो सकता है, उसको लालच आ जाए, वो ऊपर से अपना प्रॉफिट ले ले, किसी और के संग उस जुड़ जाए, तब क्या होता है कि जो रिस्क आती है वो ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि सारे पार्टनर उससे हैम्पर होंगे, पार्टनरशिप फर्म उससे हैम्पर होगी, और पार्टनरशिप फर्म जो है प्रॉफिट की तरफ नहीं जा पाएगी, रेवेन्यू जो है क्रिएट नहीं कर पाएगी, ताकि सारे जो पार्टनरशिप फर्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सके। तो ये कब होता है बच्चों, ये तब होता है जब इसमें से एक या दो पार्टनर डिसऑनेस्टली कुछ काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास राइट होते हैं, है ना, क्योंकि सारे ही ऑनर हैं और सारे ही एजेंट हैं। एक बार फिर देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर, इनके संग ये संबंध है, तीनों चारों जो भी पार्टनर हैं ये इनके संग होता है। और डिसऑनेस्ट पार्टनर, अगर इसमें से कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर है, ठीक है, मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी अदर पार्टी से अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो इन दैट केस, अगर किसी ने लालच दे दिया कि चलो तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ मेरी हेल्प कर दो इस काम के लिए, तुम्हारा ये काम अच्छा है, मैं तुमको इतने पैसे और दूंगा, वहाँ तुम इतना प्रॉफिट लेते हो, यहाँ मैं तुमको इतना प्रॉफिट दूंगा, तब बच्चों पर्सनल जो बेनिफिट के लिए वो अपनी फर्म से डिसऑनेस्टी करता है, पार्टनर से करता है, अदर पार्टनर से करता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी बिजनेस फर्म नहीं चल सकती। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखिए पब्लिक जो है, जो हमारी जो जनता है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग है, वो वही ट्रस्ट करते हैं जहाँ सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उनके अकाउंट ट्रांसपेरेंट, उनका प्रॉफिट, उनका मार्जिन, तो वो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ, उनको ट्रस्ट भी कम होता है और विश्वास भी कम करते हैं इन द पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट आर नॉट पब्लिश्ड पब्लिकली, पब्लिश नहीं होती है, पब्लिक को दिखाई नहीं जाती है कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, किस तरह का। तो इसमें क्या है कि लोग पैसे देने से हिचकिचाते हैं कि हमें नहीं पता ये फर्म कैसी है, इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसी के बियॉन्ड अगर कंपनी होती है तो उसमें हम शेयर परचेज झट से कर लेते हैं कि ये कंपनी अच्छी रन कर रही है, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें सारे अकाउंट पता लगते हैं, हमें क्रेडिटर्स पता लग जाता है, डेटर्स पता लग जाता है, करंट एसेट पता लग जाता है, फिक्स एसेट्स कितनी है, और उनका जो बिजनेस है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, कितने एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, ये सारी खबर हमें कंपनी जो बिजनेस है उसमें मिलती है। तो लोग ज़्यादा करके वहीं पे विश्वास करते हैं, यहाँ पे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है।